ठीक। कई आपके ऐसे टैक्सेस होते हैं या कई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होती हैं जो कि नॉन टैक्स के तरीके से आती है। ठीक है, तो उसका भी कैसे बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में होता है वो थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हेडिंग डाल दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको अंडरलाइन कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये टैक्सेस के थ्रू अर्निंग नहीं हो रही है, इसके सोर्सेज कुछ और है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, हम किसकी बात करें भाई, कैसे सेंटर को आपकी अर्निंग हो रही है और कैसे स्टेटों को अर्निंग आपकी हो रही है, मेन तौर पे ये समझना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना, द मेजर सोर्सेस, द मेजर, फर्स्ट पॉइंट इसमें देखो, द मेजर, द मेजर सोर्सेस, द मेजर सोर्सेस of non-tax revenue of the center, the major sources, इसको अंडरलाइन कर देना, major sources of non-tax revenue, NTR शॉर्ट में लिख दिया मैंने। the major sources of non-tax revenue, non-tax revenue of center are, अब इसको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन से आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर गवर्नमेंट के हैं। तो द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर, ऑफ सेंटर आर, सबसे पहला लिखो, फर्स्ट आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ तो खत्म हो गया लेकिन अभी भी उसको हम लोग रखते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एंड टेलीग्राफ। ठीक है, इससे जो सोर्सेज की अर्निंग हो रही है, जो भी हमको अर्निंग हो रही है, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास रखती है। ठीक है, एक तो ये इनका हो गया फर्स्ट सोर्स कह सकते हो। सेकंड लिखो, रेलवेज, रेलवेज। अब एक टाइम ऐसा था कि रेलवे जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए चलती थी, तो अच्छी बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि सोशल वेलफेयर के रीजन से, और सोशल वेलफेयर कैसे हो गया रेलवे से, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाओ, तो जो सबसे ज्यादा अगर आपका वो पता है ट्रांसपोर्टेशन लेस कॉस्ट पड़ती है, वो आपकी रेलवे की ही पड़ती है। आज भी ऐसा है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि अब रेलवे में आपके क्या हो गए, आपके कंपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास एसी है, सेकंड क्लास एसी है, स्लीपर क्लास है, जनरल बोगी है। तो जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है इज नॉट एबल टू अफोर्ड, जो फर्स्ट क्लास एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आज भी आपका किस में जाते हैं, जनरल बोगी में आपका जाते हैं। तो आज भी वो बड़ी बहुत ही चीप आपका उसके जो टिकट्स हैं वो पड़ते हैं कि द कॉमन कैन इजिली परचेज दैट टिकट। तो वो रेलवे आपका हो गया। ठीक है, बट रेलवे कुछ सालों तक ये बात सच है कि बहुत ही नॉन प्रॉफिट आपका था गवर्नमेंट के लिए, उल्टा गवर्नमेंट को पैसा उसमें पंप अप करना पड़ता था। लेकिन जब से आपका बहुत बड़े लेवल पे आपके कार्गो, जो आपकी ट्रेन हैं जो कि गुड्स ले आती हैं, कहाँ से, जितने भी आपकी मेन सिटीज हैं पोर्ट तक, पोर्ट से वापस मेन सिटी तक, उसमें रेलवे को अब आजकल लगातार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सारा प्रॉफिट जो है वो कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखता है। ठीक है, अच्छी बात है। देन थर्ड आपका लिखो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये तो सबसे बड़ा सोर्स आप कह सकते हो गवर्नमेंट का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसको लिखो, सेंट्रल पब्लिक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, या इंटरप्राइज, या इंटरप्राइजेस, ENTERPRISES, इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप हम लोग पहले भी डिस्कस करते आ रहे थे। जैसे क्या हो गया आपका, महारत्न कंपनीज हो गई आपकी, या आपकी क्या हो गई, नवरत्न कंपनीज आपकी हो गई, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जैसे ONGC, भेल, गेल, है ना। और उसके बाद आपकी मिनी रत्न कंपनीज हो गई। तो ये सारा जो सोर्स ऑफ इनकम है इनका, जैसे ONGC है, वो तो बहुत मतलब जब से बना है तब से आपको ONGC प्रॉफिट में ही जा रहा है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो किसको देता है, आपका गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से एक आपकी क्या है, LIC है। ठीक है, LIC लगभग आप मान के चलो कि लगभग लगभग 10 में से अगर आप पूछो 10 लोगों से, तो 3 या 4 लोगों की पक्का LIC की पॉलिसीज होंगी, एंड वो क्या भर रहे होंगे, उसका प्रीमियम भर रहे होंगे हर साल का जो होता है, जो भी उन्होंने ले रखा होगा।
तो वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास आपका जा रहा होता है। ठीक है, तो हमेशा गवर्नमेंट के सोर्सेज बड़े अच्छे हैं। अब अगला लिखो सीधा मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेट। जैसे इसका था पूरा लाइन वैसा नहीं बनाएंगे, सीधा एक हेडिंग डाल दो, मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेट। अब भाई उनके क्या सोर्सेज हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आते हैं? मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेट, हर स्टेट का होगा। ठीक है, मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेट। तो इसमें जो आपके हैं, सबसे पहला आपका लिखो फॉरेस्ट। ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम जो है भाई फॉरेस्ट से होती है। डजेंट मैटर कि आपके यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन बहुत होती है। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया अगर आप देखो तो इस समय आपका एमपी में है। ठीक है, और साउथ के जो फॉरेस्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा कहते हैं कि कैलकुलेटिव है, मतलब ज़्यादा प्राइस हाइक है उनके, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन ऑफ ट्रीज ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। फिर हमारे हिमालयाज में बहुत फॉरेस्ट के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट से आपको पता होगा खाली ट्री नहीं मिलते हैं, फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपके ये हो गए नदियों से निकलने वाले आपके सैंड हो गया, आपके पत्थर हो गए, और आपके कई माइंस आपकी होती हैं फॉरेस्ट के अंदर जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज को। तो सब कुछ हमारा यहाँ से मिल जाता है, फॉरेस्ट से मिल जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी का, हर स्टेट गवर्नमेंट का। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एमपी, झारखंड, एमपी हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ मिल जाते हैं अच्छे खासे फॉरेस्ट में सोर्सेस। दूसरा जो आपका सोर्स है वो है आपका इरिगेशन। सेकेंड लिखो इरिगेशन। इससे भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं, रेवेन्यू अर्न होती है, इरिगेशन। देन थर्ड आपका लिखो फिशरीज। जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे फिशरीज में भी इनको बड़ा अच्छा खासा क्या मिल जाता है, अर्निंग आपकी हो जाती है। और फोर्थ आपका लिख दीजिए स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मैंने कोई गवर्नमेंट कंपनीज ये भी थोड़ा अर्न करती हैं, इसको लिख लो स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आप पूरा लिखना, स्टेट पब्लिक सेक्टर, स्टेट पब्लिक सेक्टर, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दोनों के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सेंटर के क्या क्या आपके क्या है, मेजर आपके एनटीआर है यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, और सेंटर स्टेट के क्या आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगला हेडिंग डालना इसी में ही, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट। या इसको एक लाइन बना के लिख लो, इतना हेडिंग डालनी होती है, मैं जैसे बोल रहा हूँ अगले पैराग्राफ से लिख लो। इसमें लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट बना के लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन provides grants in aid, provides grants in aid to the state। ठीक है, grants in aid to the states from the center resources। ठीक है, कहां से मिल रहा है इनको ढेर सारा ग्रांट इन एड? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पे लिख दो फ्रॉम द सेंटर रिसोर्सेस, फ्रॉम द सेंटर रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहां से हमको मतलब हमको मतलब सेंटर स्टेटों को मिल रहा होता है, और यही वो ग्रांट्स इन एड है जिसकी मांग हर स्टेट क्या करता है, सेंटर से लगातार करता रहता है कि भाई हमको पर्टिकुलर हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम है, या हमको इतना नहीं मिला, हमको इतना नहीं मिला, आपको हमको इतना एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, ग्रांट्स इन एड जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे लिख लो अगला पॉइंट करके, ग्रांट्स इन एड, अगला पॉइंट करके लिखना ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड आर टू टाइप्स। ये आपके दो तरीके की होती हैं, उनके नाम आपको लिखना है और आर्टिकल लिखने हैं बस। ग्रांट्स इन एड आर ऑफ या आर टू टाइप्स। तो ग्रांट्स इन एड सेंटर स्टेटों को दे रहा है, दो तरीके की है। ग्रांट्स इन एड आर टू टाइप्स, आर टू टाइप्स। पहला लिखो, फर्स्ट आपका जो है स्टैचुरी, हम लोग उसको बोलते हैं STATUTORY, आगे शॉर्ट में लिख देना ग्रांट्स इन एड। ठीक है, एक तो ये मिल रहा होता है,
इसके आगे आर्टिकल लिख दो, प्रीलिम्स में आर्टिकल बहुत पूछते हैं कि ये जो ग्रांट्स इन फर्स्ट टाइप है वो किस आर्टिकल में आता है, तो लिख दो आर्टिकल 275। इसमें इसके अकॉर्डिंग सेंटर ढेर सारा पैसा सेंटर स्टेटों को दे रहा होता है। और सेकंड जो आपका है वो लिखो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, DIS, डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। इसका भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का आर्टिकल लिख दो, किस आर्टिकल में आता है, पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ लेगा, 282, बस 282, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पहला वाला पार्ट सेंटर स्टेट रिलेशन का, जिसमें हमने क्या पढ़े, इनके दोनों के आपस के क्या पढ़ लिए, फाइनेंशियल जो रिलेशन है वो हमने पढ़ लिया। और यही सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड भी होते हैं। डिस्प्यूटेड ये होते हैं कि हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसको ऐसा लगता है कि हमको पैसा जो है कम दिया जा रहा है। जैसे अभी देख लो, अभी बजट इलेक्शन के जो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद आपका बजट का प्रेजेंटेशन हुआ, और हम सब जानते हैं कि इस बार की जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक क्या है, आपकी कोलिशन की गवर्नमेंट है, ठीक है। इस बार की जो NDA गवर्नमेंट है उसमें क्या है, बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। पिछली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, यानी कि 270 प्लस सीट थी। इस बार वो क्या है, हमारी सरकार कोलिशन की गवर्नमेंट है। और कोलिशन में जो दो सबसे बड़े कोलिशंस हैं उनके जो हेड हैं वो आपके बिहार के नीतीश कुमार हो गए, और नीचे आपके साउथ में कौन हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, ठीक है। तो इस बार के बजट में खास तौर पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय द अदर स्टेट्स कि बिहार को बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है ग्रांट्स इन एड के नाम पर, या बॉर्डर स्टेट के नाम पर, या वीक स्टेट के नाम पर। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को भी जो पैसा दिया गया है आंध्रा को, वो बहुत ज्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट के मुकाबले। तो ये एलिगेशंस जो है वो चलते रहते हैं, काफी हद तक ठीक भी होते हैं आपके, ठीक है। तो ये था हमारा अब तक का फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक। चलो अब हम लोग अपना सेकंड रिलेशन जो है सेंटर स्टेट के बीच का पढ़ेंगे, जो आप सामने हेडिंग देख रहे हो, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हेडिंग डाल दो, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसमें आपका आर्टिकल लिख दो, आर्टिकल 245 से शुरू करते हुए, ये मगअप करना जरूरी है भूमिका, ठीक है। 245 से 255, और पार्ट लिख दो, पार्ट कौन सा है, पार्ट आपका 11, ठीक है। पार्ट हमारा क्या हो गया, 11 हमारा 245 से 255, और पार्ट क्या हो गया, 11 आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक। तो सीधे अब इसमें पॉइंट वाइज लिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो पॉइंट वाइज में पहला पॉइंट बना के लिखो, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब भी आप पढ़ोगे या सुनोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। या और लेमन लैंग्वेज में क्या हो गया, हम मोदी साहब की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसमें लिखिएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉज, ठीक है। लॉज वही बनाता है, वही पार्लियामेंट बनाता है। कैन मेक लॉज, कैन मेक लॉज फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल कंट्री, और अगर पूरी कंट्री के लिए नहीं बन रहा है, फॉर द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और एनी पार्ट, और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फॉर होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसका एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, मतलब ये है कि पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ क्रिएट करेगी, जैसे अभी हाल में क्या किया गया, ट्रिपल तलाक के ऊपर लॉ बनाया गया, ठीक है, कि ट्रिपल तलाक जो आपके मुस्लिम्स में होता है उसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, और बोला गया भाई जो पर्टिकुलर एक तलाक का जो आपका फॉर्मेट होता है, यानी कि यू गो टू द व्हाट कोर्ट, एंड कोर्ट में जाके तलाक लें, तो एक वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ किसी एक स्टेट में या एक किसी रीजन में नहीं हुआ, पूरे भारत में आपको अगर रहते हैं इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया तो वो इम्प्लीमेंट आपके यहाँ होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें मना नहीं कर सकती कि भाई हम ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा वो मना नहीं कर सकती, ठीक है। पहली चीज तो इसमें ये हो गया।
सेकेंड थिंग लिखना, इसी रिलेशन में लिखना सेकेंड आपका, द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट सेंटर की बात होगी तो हम स्टेट में क्या बोलते हैं उसको, स्टेट लेजिस्लेचर। अब ध्यान रखना, ये उस समय आप थे नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में दो हाउसेज हैं, स्टेट असेंबली भी है और सर स्टेट। आपका वॉइस ब्रेक हो। अभी आ रहा है वो, अभी ब्रेकअप हो गया, पहले से ब्रेकअप हो रहा है। हाँ भूमिका, वॉइस शुरू से ही ब्रेकअप हो रहा है कि अभी ब्रेकअप हुआ? हाँ भूमिका, वॉइस आ रहा है? मुझे ना आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ भूमिका, वॉइस अभी ब्रेकअप हुई कि शुरू से हो रही थी? सर हाँ। नहीं नहीं, वॉइस अभी ब्रेकअप हुई थी इसी पॉइंट पे, क्या शुरू से ब्रेकअप हो रही थी? नहीं, इसी पॉइंट से सर। अच्छा हाँ, ठीक। तो हाँ सर। हाँ, मैं वो पॉइंट समझा रहा था। हाँ, मैं वो उसका एग्जाम्पल ले रहा था कि हाँ, ये स्टेट लेजिस्लेचर में था, ठीक है, थोड़ा सा रिदम टूट गया। देखो, अभी मैंने क्या बताया कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, तो वो लॉ पूरी कंट्री में आपका इंप्लीमेंट होगा, कोई भी कंट्री, सॉरी, कोई भी स्टेट उसको मना नहीं कर सकती, पहली चीज। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो जैसे आपके महाराष्ट्र में स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है दो हाउसेस, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में दो हाउसेस हैं, एक है आपका स्टेट असेंबली और दूसरा है आपका स्टेट काउंसिल। लेकिन वहीं अगर आप कहाँ चले जाएं, आपके तमिलनाडु में चले जाएं, तो वहां पर भी हम बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही हाउस है, यानी कि क्या, स्टेट असेंबली है आपका, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो टर्मिनोलॉजी जब यूज करते हैं, तो ये देखते हैं कि हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो वैसे भी आउट ऑफ 28 स्टेट, हमारे यहाँ सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं, देयर आर ओनली 6 स्टेट्स विच हैव टू हाउसेस, यानी कि स्टेट असेंबली एज वेल एज स्टेट काउंसिल। और वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका क्या हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, बिहार हो गया, यहाँ 2 हाउसेज हैं। उसके बाद नीचे आते हैं आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 2 हाउसेज हैं। आंध्र प्रदेश से जो आपका अलग हुआ है तेलंगाना, यहाँ पे जो है आपके 2 हाउसेज हैं। देन उसके बाद आपका कर्नाटका, यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। और कर्नाटका के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, सो देयर आर ओनली 6 आपका स्टेट आउट ऑफ द 28 स्टेट विच हैव 2 हाउसेस, यानी कि स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल, ठीक। तो बाकी बाकी जगहों पर क्या है, बाकी जगहों में आप कह सकते हैं कि स्टेट असेंबली को ही क्या कहा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाएगा, ठीक। अब इस पॉइंट को पूरा कर लेते हैं। तो इसमें पॉइंट में लिखो, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, जैसे पार्लियामेंट लॉ बना रही थी, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक, कैन मेक लॉज, कैन मेक लॉज फॉर द होल स्टेट, फॉर द होल, for the whole state, for the whole state, or any part of the state, or any part, or any part of the state, any part of the state। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र ने वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है लॉ बनाया, दैट कैन नॉट इम्प्लीमेंट इन गुजरात और इन कर्नाटक और इन तमिलनाडु, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन द बाउंड्री ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। तो पूरे, और या तो सिर्फ मान लो उसको सिर्फ बॉम्बे में कोई लॉ बनाना है, नागपुर में कोई पर्टिकुलर लॉ बनाना है, उसकी उसी शहर में बनाना है, तो दैट इज ऑल्सो कैन डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भूमिका, आपने जो जूलॉजी का आपका सिलेबस है आईएफएस का, वो डाउनलोड हाँ किया? सर। नहीं सर, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर। अच्छा,
और आपको आपके कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर का मिल गया सिलेबस जो है जूलॉजी का? हाँ सर। हाँ मिल गया मिल गया। मुझे एक बार सेंड कर देना। अब आपका सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज है ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर? हाँ हाँ ठीक है। सेमेस्टर। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पूरा व्हाट्सएप पर भेज देना। मैं उसको, उसमें जो टॉपिक्स हैं और जो आईएफएस के टॉपिक्स हैं उसको अभी से शुरुआत करो, उसके नोट्स बनाना। थर्ड ईयर के लिए वेट नहीं करना, अभी से वेट उसमें नोट्स बनाना शुरू करो। अच्छा। अह, हाँ, तो ये सेकंड थिंग हमारी हो गई अंडर दी लेजिस्लेटिव रिलेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या करती है जब भी कोई लॉ बनाती है, तो दैट इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट और इन इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। थर्ड आपका लिखो अंडर द लेजिस्लेटिव रिलेशन में, थर्ड आपका पॉइंट लिखना, द लॉज विच इज मेड बाय पार्लियामेंट, द लॉज विच इज मेड by the which is made by the parliament, the laws which is made by the parliament are also applicable, are also are also applicable to the Indian citizen, are also applicable to the Indian, to the Indian citizens, to the Indian citizens and their property, to the Indian citizens and their property in any part of the world, in any and their property in any part of the world। अब इसका मीनिंग क्या है, सिंपल लैंग्वेज बताता हूं, पहले लिख लो। लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कई आपके क्या होते हैं, कह सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, जैसे आईआईटी पास आउट होते हैं, है ना, बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो दे गेटिंग अ वेरी कह सकते हो कि अट्रैक्टिव ऑफर फ्रॉम व्हाट अब्रॉड, लाइक स्पेशली फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम द यूरोप। तो दे गो टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वर्क वीजा। तो किसी को 1 साल का वर्क वीजा मिलता है, 2 साल का, 5 साल का वर्क वीजा मिलता है, एंड दे स्पेंड देयर 5 years इन दैट कंट्री। ठीक है, बट स्टिल दे आर व्हाट, इंडियन सिटीजन। ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो भी पार्लियामेंट उनके लिए लॉज बनाएगी, द पीपल हु आर टेम्परेरी सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ इन एनी अदर कंट्री, उनको वो लॉ उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। बट वो है कि वो लॉ, जैसे मान लो कोई बनाया, तो मान लो कोई फिनलैंड में या नॉर्वे में रह के काम कर रहा है, तो वहां पे तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो पीछे इंडिया में उनको फॉलो अप करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि कोई अगर पर्सन फिनलैंड में 6 मंथ तक काम करता है, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वो है, क्या कहते हैं, टैक्सेस, वो वापस इंडिया में पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो एजुअल है कि वो अभी भी इंडियन सिटीजन है, वहां पे टेम्परेरी तौर पे रह रहा है, तो उसको सारे लॉज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल इन द टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो डायरेक्टली तो नहीं हो पाता रूल आउट, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे रूल आउट करते हैं। ठीक। अच्छा, फिर लिखो नेक्स्ट आपका, इन फॉलोइंग कंडीशंस, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, इन फॉलोइंग, इन फॉलोइंग कंडीशंस, इन फॉलोइंग कंडीशंस द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां तक अब तक समझ में आ गया होगा आपको कि लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और उनका बेसिक काम भी वही है, लॉ बनाना। ठीक है। तो इन फॉलोइंग कंडीशंस द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट, इसको अंडरलाइन कर देना, नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट एप्लीकेबल। देखो भाई क्या क्या कंडीशन है द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि पार्लियामेंट के लॉ तो इंप्लीमेंट होते हैं, चाहे वो विद इन द इंडिया हो या कोई ब्रॉड अब्रॉड रह रहा हो उसके ऊपर। अब हम वो कंडीशंस पढ़ रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में या मेंस में पूछी जा सकती है, कि वो कौन कौन सी आपकी कंडीशंस हैं कि द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट आपका, या कंडीशन 1 करके लिख सकते हो, या सिंपल नंबर 1 कर दो, और इसमें लिखो फॉर
4 यूटीज, फॉर 4 यूटीज। बता रहा हूं कैसे, पहले इन यूटी के नाम लिखो। फॉर 4 यूटीज, यानी कि ये जो 4 यूटी मैं लिखा रहा हूं, यहां पर पार्लियामेंट के लॉ इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। अब अगर नहीं होते इसका मतलब क्या हो गया भाई, वो इंडिया से बाहर हो गया क्या? नहीं, कुछ और है। पहले ये लिखो वो 4 यूटी कौन सी हैं। फॉर 4 यूटीज, पहला लिखो अंडमान एंड निकोबार। फर्स्ट आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। देन आपका सेकंड लिखो लक्षद्वीप। ठीक है, LAKSHED, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। एंड थर्ड आपका लिखो दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। अब 4 नहीं हो गया, इसको 3 कर देंगे, सॉरी दिमाग से निकल गया। अब तो क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, अब इनको मर्ज कर दिया गया है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, या दादरा एंड नागर। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली, 3 हो गया, सॉरी। ठीक, पहले ये अलग अलग यूटीज थी आपकी। दादरा एंड नागर हवेली एक यूटी थी आपकी इंडिपेंडेंट, और आपका दमन एंड दीव आपकी अलग थी। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्या है। यहां पर ये जो फर्स्ट वाला लॉ है, ये कहता है कि फॉर 3 यूटीज द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। देन, तो फिर ये यूटीज क्या है भाई? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, नो, इट इज अ पार्ट, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट इनके लिए जितने भी आपके लॉज होंगे, वो या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी या एग्जीक्यूटिव चीजें होंगी, वो कौन बनाएगा? दैट इज क्रिएटेड बाय आर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिख दो, द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशन फॉर दीज यूटी। द प्रेसिडेंट, एक स्टार बना के लिख दो, द प्रेसिडेंट make regulations for these UTs, make regulation for these UTs। ठीक है, तो यहां पर इसका मीन्स ये हुआ, अब मैंने आप शुरू में बताया था क्लास में कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टैंप है। ठीक है, ही इज नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन ऑन हिज ओन विल। All decisions has been taken by the PM plus cabinet, and then these decision has been referred to president, and president is bounded to follow the decision which is given, which or you can say a suggestion which is given by the PM plus cabinet। तो यानी कि यहाँ पर भी अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, दैट हैज बीन टेकन बाय PM प्लस कैबिनेट विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट इज वाई प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट इसमें कुछ वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो बहुत टेक्निकल चीज है, बट है वही। पार्लियामेंट के अंदर बैठता कौन है? PM प्लस कैबिनेट। चलती किसकी है? PM प्लस कैबिनेट की। बट हम बुकिश चीजें पढ़ रहे हैं, और यही बहुत क्या करती हैं आपके एग्जाम में, एक एक वर्ड्स को वो चेंज कर देते हैं प्रीलिम्स में खासतौर पे। जैसे वो दे देंगे स्टेटमेंट क्या, कि द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो स्टेटमेंट गलत है। राइट स्टेटमेंट क्या होगा? द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो एक छोटा सा वर्ड का चेंजिंग कर देते हैं और वो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इतनी जल्दी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब सेकेंड कंडीशन लिखो, जब पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ, और लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। तो सेकेंड लिखो, scheduled area in a state, scheduled, sorry, SCHEDU, ठीक है, scheduled area in a state, scheduled area in a state, in a state, in a state governed by the governor, या administrate by governor। ठीक है, तो उसमें भी पार्लियामेंट के लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते, लेकिन फिर वही बात हो गई, घूम फिर के पार्लियामेंट में PM प्लस कैबिनेट ही क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड ये आपको रटिफिकेशन करना है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपके पर्टिकुलर रीजन
या इलाके जो होते हैं, जो एरियाज होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? शेड्यूल एरिया के अंडर में आते हैं, एंड दैट हैज बीन गवर्न बाय द गवर्नर। ठीक है, बस तो उसमें पार्लियामेंट के डायरेक्ट लॉ इंप्लीमेंट नहीं होंगे। देन थर्ड आपका लिखो एरियाज ऑफ आसाम। एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है, एरियाज ऑफ आसाम। तो ये भी क्या होंगे? गवर्न नहीं होंगे डायरेक्ट पार्लियामेंट से, ये वहां के गवर्नर को सारी पावर्स कर सकते हैं, बट मैंने बताया कि गवर्नर किसके कहने पर काम करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में भी यही होगा कि आपका गवर्नर तो करेगा, बट गवर्नर को ऑर्डर्स कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ऑर्डर्स कौन दे रहा है? पीएम प्लस कैबिनेट। तो आ गया वही, कान घुमा के दोबारा पहुंच गए। यहाँ एरिया ऑफ आसाम में जो आसाम के गवर्नर है वो गवर्न करेंगे, तो गवर्नर करेंगे तो गवर्नर को ऑर्डर्स कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ऑर्डर कौन दे रहा है? पीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं करेगी। और फोर्थ आपका लिखो ट्राइबल एरियाज ऑफ, यहां पर भी सीधा पार्लियामेंट वो नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। लिखो ट्राइबल, ट्राइबल एरियाज ऑफ, ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, मेघा मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एंड मिजोरम। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, तो ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर भी क्या होता है? सीधा प्रेसिडेंट रूल चलता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी बहुत है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन बिल्कुल इंडिया से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से इनको क्या डिक्लेयर कर दिया है? ट्राइबल एरियाज डिक्लेयर कर दिया है, एंड दैट नॉट डायरेक्टली गवर्न बाय द पार्लियामेंट, गवर्न बाय द प्रेसिडेंट, बट फिर वही हो गया, पीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, तो ये आपकी चार ऐसी कंडीशंस हैं when law of parliament are not applicable in that area। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट जरा रिपीट करोगे क्या? फर्स्ट वन फॉर द यूटी। हाँ सर। अच्छा, फॉर 3 UTs। फर्स्ट। हाँ, उसमें ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिखाया था ना कि फॉर 3 UTs जो लिखा हुआ है सामने, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, एंड आपका थर्ड वाला लिख दो, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, regulated by president, regulated, regulated by president। ठीक है, regulated by president। ओके। ठीक, regulated by president। ठीक, चलो, तो एक तो हमारा ये लेजिस्लेटिव रिलेशन हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा भूमिका, कल हम लोग का सैटरडे का टेस्ट का दिन होता है, तो अभी तो आपका इतना प्रिपरेशन हाँ हुआ नहीं है टेस्ट का, तो कल ऑफ रहेगा सब तो आपका, उसको तो मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा ऐप पर। ठीक है, तो लेकिन अगले सैटरडे से फिर आपको टेस्ट देना है। अच्छा, नेक्स्ट हाँ आपका लिखो अंडर द लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकंड आपका हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हेडिंग डालना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। राइट इट डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, distribution of legislative subjects, distribution of legislative subjects, legislative subjects, legislative subjects। चलो अब इसमें लिखो there are three type of list, there are three types of list, जो मैं कल से बोलता रहा था, there are three type of list। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता, सबसे पहला आपकी यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और जितना मुझे ध्यान रहा मैंने कल वो लिखा दिए थे सब्जेक्ट्स, कितने थे इसमें, कितने लिखाए थे यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट? 98। ठीक, 98 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और इसके यहीं पे इसके आगे लिख दो
पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ऐसे लिख दो, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फ्रॉम दीज सब्जेक्ट। जो 98 सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो यहां पे लिख दो, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, एंड दीज लॉज, जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हैं, एंड दीज लॉज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, या ऐसे लिख दो, इम्प्लीमेंटेड होल इंडिया, implemented whole India or any part of the India, implemented whole India or any part of the India, any part of the India, पर्टिकुलर किसी स्टेट में, किसी यूटी में ही अगर वो लॉ इंप्लीमेंट होना है तो हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। देन सेकंड आपका लिखो स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और इसमें टोटल सब्जेक्ट लिख दो 66 सब्जेक्ट्स, 66 सब्जेक्ट्स, और इसमें एरो बना के लिखो द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉ from these subjects, the state legislature can make law from these subjects, जो 66 subjects हैं, can make law from these subjects, and it is implemented, and it is implemented, it is implemented, it is implemented whole state or any part of the state, whole state or any part of the state, ठीक है, होल स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, तो पूरे स्टेट में होगा या पर्टिकुलर किसी स्टेट के पार्ट में आपका होगा। देन थर्ड आपका लिखो कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें लिख दो 52 सब्जेक्ट्स, 52 सब्जेक्ट्स, 52 सब्जेक्ट्स, और इसमें लिख दो आपका पॉइंट लिखना सेंटर, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट both can make law, center and states both can make law from these subjects, both can make law, both can make law from these subjects, दोनों बना सकते हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट आपके हो गए, both can make law from these subjects, ठीक है, from these subjects। चलो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे।